मुकेश चंद्राकर कौन थे, क्या थे ये मैं बताऊँगा। लेकिन मैं ये भी बात कहूँगा कि याद रखने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि इस देश की याददाश्त बहुत कमज़ोर है और चीज़ों को भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग भूल गए होंगे, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए बताने के लिए मैं बस्तर की बहुत अंदरूनी सड़क में आया हूँ। बस्तर संभाग छत्तीसगढ़ ज़िले का छत्तीसगढ़ राज्य का बस्तर एक ज़िला हुआ करता था 1998 तक, बहुत बड़ा-सा। बाद में 7 ज़िले बन गए, उनमें से एक ज़िला ये बीजापुर। मुकेश चंद्राकर पत्रकार थे, हमारे साथी थे, हमारे जैसे वो पत्रकारिता करते थे और इसी सड़क की वजह से उनकी जान गई। जो जानते हैं उनको पता होगा, मैं नए सिरे से और बता देता हूँ। इस सड़क का भ्रष्टाचार मुकेश ने दिखाया था, वो हमारे भाई जैसा था और उसके बाद जो है उसकी हत्या की जो कॉन्ट्रैक्टर थे, जो उसको सड़क बनाने वाले लोगों में से थे। मेरे साथ उनके बड़े भाई युकेश हैं, ये भी पत्रकार हैं और इलाके की पत्रकारिता करते हैं। युकेश, ये वही सड़क है? अ, ये वही सड़क है दादा। ये वही सड़क और ये सड़क जो है अ, देखेंगे तो पहले यहाँ पे डामर बिछा हुआ था, डामर वाली सड़क थी और उसके बाद इतना जब इसके भ्रष्टाचार उजागर हुआ, जब मुकेश का मर्डर हो जाता है, उसके बाद जब और सामने आता है तो इसके ऊपर और ला करके गिट्टे डाल दिए जाते हैं। इधर देखेंगे तो इधर भी डामर पड़ी हुई है, दिखती है और कितना घटिया क्वालिटी का काम हुआ है कि ये देखेंगे तो पूरे सड़क जैसे उखड़ती जाती है, उस तरीके से इस तरीके से बनाया गया है। ये बस्तर का बहुत अंदरूनी इलाका है और आप देखें एकदम पहाड़ी इलाका है, इधर आसपास की पहाड़ की चोटियां हैं छोटी-छोटी और इस इलाके में सड़क बन रही थी। तो मुकेश ने वो काम किया था ये बताने का कि इस इलाके की जितनी बड़ी समस्या नक्सलवाद है, उससे कहीं बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है। क्योंकि भ्रष्टाचार जो है वो सिर्फ माओवादी जो है वो इस कुछ इलाके में है, भ्रष्टाचार देश के कोने कोने में फैल गया। माओवादियों से हथियार की लड़ाई हथियार से लड़ी जा रही, लेकिन भ्रष्टाचारियों से कैसी लड़ी जाएगी, जिसमें वो एक हमारे पत्रकार साथी की जान ले लेता है। युकेश को मैं जब ये सब सवाल पूछने जा रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं उसको उस दर्द में दोबारा झोंकूंगा जिससे वो बहुत मुश्किल से निकल कर आए हैं। लेकिन चूंकि देश को बताना और समझाना बहुत ज़रूरी है कि उसकी लड़ाई क्यों लड़ी जानी चाहिए। युकेश, थोड़ा-सा मुझे बताएँगे मुकेश और आपने कब से पत्रकारिता शुरू की थी? मैं साल 2006 के आसपास में पत्रकारिता से जुड़ा था और भाई 2012-13 के आसपास से अलग तरह की दीवानगी थी, पगला था। कच्ची उम्र, मेरे लोग हैं, मेरे अपने लोग हैं, समझाता था कुछ चीज़ों को बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, हर जगह पर नहीं, समझाता था। अब भी तो वो समझना शुरू कर रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे इतनी कोई बात नहीं। मेरे लिए पता था कि ये बहुत मुश्किल है इस पे बात कर पाना, लेकिन ये वो पूरी सड़क है जिसको दिखाने के लिए और बहुत दूर है, यहाँ पे आना हमारे लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण था, बहुत मुश्किल था। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। हमारे एक और पत्रकार साथी भरत हैं, मैं उनको भी बुलाऊँगा, तो वो लोग भी क्योंकि साथ में रिपोर्ट करते थे। तो मैं युकेश बिल्कुल भी घबराना नहीं, हम सब लोग साथ में हैं और हम मुकेश की लड़ाई आपने देखा होगा जिन्होंने ट्विटर या इंस्टाग्राम पे देखें, तो युकेश ने बात कही थी वकील के लिए, सुप्रीम कोर्ट में केस के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या मैटर चल रहा है, कुछ थोड़ा बताओगे आप? ये लोगों के शायद 3 केसेस चल रहे हैं। एक भाई का है और 2 केसेस जो हैं टेंडर की चीज़ों को लेकर के हैं शायद। एक भ्रष्टाचार का मामला है और एक शायद टेंडर का है। तो अगर किसी एक मामले में भी इनको किसी भी तरह की रियायत मिलती है तो बहुत मुमकिन है। हमारे यहाँ की न्यायिक व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत लचीली है। लेकिन आप ना इस तरह के जघन्य अपराध है जिनको जघन्य कहना भी ना दादा अ, कष्टदायी है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी न्याय व्यवस्था इस मामले की गंभीरता को समझ रही है और इन इस तरह के हत्यारों को फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। किसी को भी मौत की सजा नहीं देनी चाहिए। कम से कम उनको उनका अपराध बोध हो। अपराध बोध ज़रूरी है बस। मैं किसी का अहित नहीं चाह रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे इस तरह की भावनाओं के कारण बहुत सारे लोगों की भावनाएँ आहत भी हुई और जो चीज़ें हैं, एक मैसेज मैं देना चाहूँगा दादा। हमारे पत्रकारिता में
बहुत बड़ा चैलेंज क्या है पता है? आपकी कोई रिपोर्ट अच्छी लगी, मैं अगर 2 पत्रकारों के सामने बोल दूँ कि अभिनव दादा जो हैं अच्छा काम करते हैं, उनकी रिपोर्टिंग मेरे को अच्छी लगती है। आपके साथी जो पत्रकार रहेंगे, वो आपसे रक्स रखने लग जाएँगे, ईर्ष्या करने लग जाएँगे आपसे। वो 10 जगह पर बोलते हैं कि पागल हो गया है, वो पागल है, घूम रहा है, पूरे भारत में घूम रहा है। कैसा अजीब-सा पागलपन कर रहा है। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? इसका इम्पैक्ट पड़ता है आपके प्रति, अगर कोई दूसरा उन 2 लोगों की 10 लोगों की बातें सुन रहा है, इस तरह के नेगेटिव, उसको ये लगने लगेगा कि हाँ, ये अलग-थलग है, इसको मार के फेंक सकते हैं। आप अभी इतना बड़ा सच लेकर जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं जो बोल रहा हूँ? हमें अपने शब्दों का इस्तेमाल भी बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, ख़ासकर पत्रकार हैं, उनकी अपनी शैली है, उनकी अपनी शैली है। बट ये युकेश जो कहना चाहते हैं मैं उसको समझ गया कि मुकेश जब इस तरीके से पत्रकारिता करते थे कि बहुत सारे लोग उनसे एसोसिएट नहीं करते थे, लेकिन मुकेश चंद्राकर की जिस सड़क के लिए हत्या हुई ये वही सड़क है और ये बस्तर की अंदरूनी सड़क है और इस सड़क की हालत देखिए ना, मतलब मैंने तो जूते भी नहीं पहन रखे हैं, तब मैं इस सड़क को ऐसे अगर खुरेद रहा हूँ तो ये पूरी देखेंगे तो यहाँ पे गिट्टी है और ऊपर से गिट्टा डाल रखा है, जो नीचे भी सड़क बनी है वो भी नहीं दिख रही है। मैं तौफीक से कहूँगा कि थोड़ा पास आकर के दिखाइए कि ये देखेंगे, ये सड़क बनी थी और इसको उसने भ्रष्टाचार को रिपोर्ट किया था और ऐसी पूरी लंबी सड़क ऐसी ही है। इसमें एक बड़ा फैक्ट ये है दादा कि भाई ने इस रिपोर्ट को नहीं किया। एक बड़ा फैक्ट, उनके जो ब्यूरो थे नीलेश त्रिपाठी भैया, तो उन्होंने इस तरह की रिपोर्ट की थी, लेकिन अब चूंकि बीजापुर से संवाददाता वही रहे, सहयोगी वही रहे, मेरे भाई, तो शायद हत्यारों को ज्यादा मुमकिन है, यही लगा कि इसी ने बुलाया और इसी ने करवाया, बहुत ज्यादा मुमकिन है ये। लेकिन ये किसी भी सूरत हाल में नज़रअंदाज किए जाने लायक केस भी नहीं है। जैसे आप बोले ना कि भारत के लोगों की याददाश्त बहुत कमज़ोर है, वो भूल जाते हैं चीज़ों, भूल जाते हैं, तभी ना इस देश का हाल ये है। इतिहास से भी हम कुछ नहीं सीख पाते। ये इतिहास हो गया ना, अब 1 साल होने को है। पता नहीं आप जैसे दीवाने पत्रकार कहाँ से निकल आते हैं। नहीं, हमारा तो हम तो बहुत सामान्य काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उसमें मैं जब बस्तर आया तो मुझे इस बात का एहसास था कि मुझे आ करके मुकेश की बात ज़रूर करनी है। मेरी उससे सिर्फ एक बार की बातचीत थी फ़ोन पे, मुझे नहीं याद है, मुझे पता भी नहीं था उसका चेहरा कौन है या कौन लड़का है। एक बार फ़ोन पे बात हुई थी तो बोला दादा आप बस्तर आइएगा तो आपको बस्तर घुमाएंगे। तो मुझे आज भी उसकी आवाज़ अच्छे से याद है और फिर जब वो जाता है नक्सलियों से वो मनहास नाम के जो जवान थे उनको उनको गाड़ी पे बिठा के छुड़ा करके ले आता है, तो वो तस्वीर मुझे उसकी याद थी और एक वो फ़ोन में आवाज़ मुझे याद थी और बार-बार यही लगता था कि यार ये कैसे हो सकता है कि किसी पत्रकार को सिर्फ़ इसलिए मार दिया जाए कि उसने सड़क के लिए रिपोर्ट की थी और भ्रष्टाचारी जो सुरेश चंद्राकर ठेकेदार और उसके साथी जो थे, कितने थे उसमें 3 आरोपी ये हैं? 4 आरोपी हैं और उस सुरेश के लिए मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ दादा। जीएसटी का जो उसका नुकसान हुआ 30 लाख रुपए का, ठीक? उसके बाद जाँच बैठाई गई कि भ्रष्टाचार की जाँच होनी चाहिए। इस सुरेश को उस बात को याद करना चाहिए कि जब अपनी दुल्हन को ये हेलीकॉप्टर से लेकर आया था नवभारत में और बाकी मीडिया में जो है ये खबर बनी थी कि कैसे ये इतने कम समय में करोड़पति अरबपति बन गया। उस वक़्त मैं उसका साथ दिया था, ठीक? दूसरी बात, मैं उसके पास एक प्रोजेक्ट का प्रस्ताव लेकर गया था। मैं कहीं पर बात किया था कि एक डैम बनाया जाए, तो लोग यहाँ के जो आदिवासी किसान हैं, उनको लाभ मिल सके। तो लगभग 500-600 करोड़ का प्रोजेक्ट था। वो इस बात को भूल गया, सिर्फ़ 30 लाख के नुकसान के लिए मेरा बच्चा खा जाएगा। मैंने तो कोई नुकसान नहीं किया था। ज़िंदगी भर का तकलीफ़ उसने किसको दिया? आज मेरे परिवार को पालने के लिए किसको सबसे ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ रहा है? आप समझ रहे हो ना भैया? हुँ? अब मेरे को इस बात की भी तकलीफ़ है कि कैसे ऐसे कर सकता है कि मतलब जो बंदा दिन-रात उसके पास एक फ़ोन कॉल पे पहुँच जाता था, मैं उस आदमी के पास, पैर छूता था उसके। और उस रितेश के हाथ कैसे नहीं काँपे? मेरे पैर छूता था वो। और ये जो बोलते हैं ना कि भाई हैं आपस में, चचेरे भाई हैं, तो इसमें एक बड़ी बात मैं आपको बता रहा था कि हमारी जो
वंशावली है, उस वंशावली में दूर-दूर तक के कहीं पर हमारे वंश नहीं मिल रहे हैं, हमारे पूर्वजों के नाम नहीं मिल रहे हैं। तो जानने वाले थे। चंद्राकर सरनेम एक है, जैसे आप चौहान देखेंगे, है ना? ठाकुर देखेंगे, राजपूत देखेंगे, सिंह देखेंगे, तो भारत के कोने-कोने में मिल जाएँगे। यहाँ पर वो गंगालूर के चंद्राकर हैं, हम बासागुड़ा के। हमारे पूर्वजों का इतिहास क्या रहा? महाराष्ट्रीयन। लेकिन ये मामला वैसा नहीं है। नहीं, मामले की बात फिर भी मैं जब इस सड़क पे आ भी रहा था तो मैं बार-बार ये सोच रहा था कि ये एक ऐसी सड़क है जिसने हम में से एक पत्रकार साथी की जान ले ली। और ये सड़क कैसी बनी है, मतलब क्योंकि यहाँ पहुँचना ही बहुत दुर्गम है। हम जब यहाँ आए तो हमको एक नदी बीच में पड़ती छोटी थी, तो गाड़ी उसमें से कुदा करके पार करना पड़ा। तो यहाँ पर वो आकर के, या फिर जिसने भी आकर के उसने रिपोर्ट की, और चूँकि मुकेश यहाँ पे बहुत ही सच्चा और अच्छा लड़का, जो जिसके लिए दिल्ली से कोई भी आता था तो उसकी मदद करता था वो। तो ये मतलब एक सड़क ने कैसे एक पत्रकार को उसको मार करके सेप्टी टैंक में जो है छिपा दिया था उसके शव को। और ये वो सड़क है, मतलब जिसको हटाने के लिए मुझे जूता पहनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है सिर्फ, और इस पे दोबारा लिपापोती की गई है। तो नक्सलवाद, माओवाद के खिलाफ एक देश निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कब लड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि इसमें सिर्फ ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें सिर्फ अकेले वो ठेकेदार नहीं जिम्मेदार है। वो कट जो है, जो ऊपर के अधिकारी हैं, जो टेंडर पास करने वाले लोग हैं, वहां तक पहुंचा रहा होगा। एक पूरा तंत्र है, वो अधिकारी अपने नेता, विधायक, मंत्री तक पहुंचाते हैं। ये एक पूरा चेन बना हुआ है। और वो एक चेन जब ऊपर से नीचे तक आती है, तो फिर उस चेन की आखिरी जो कड़ी होती है, वो किसी पत्रकार साथी के खून से लिपटी होती है। तो ये अपने आप में कहना, देखना बहुत तकलीफदेह। मैं बार बार युकेश से उतनी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं जितनी बात करूंगा इसके जख्मों को मैं कुरे दूंगा। लेकिन आप देखेंगे तो आगे की सड़क नहीं है, इतनी यहीं तक बनी हुई है। इसके पीछे थोड़ा बना है, उसके उसके थोड़ा, और पीछे अभी तक वो काम भी नहीं हुआ है। उस तरफ में आगे में सड़क चालू है शायद, उस तरफ आगे में हाँ। है शायद सड़क। मेरे को याद आ रहा है कि मैं आगे में गया हुआ था अब, लेकिन उसकी हालत भी ऐसी ही है। बाकी मैं भ्रष्टाचार को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। बस मैं इतना चाहूँगा कि उनको अपराध बोध होना चाहिए। मेरे को मिल गया ज़िंदगी भर का, मेरे को बहुत तकलीफ है, अपराध बोध ज़रूरी है बस। अब तब तक कि उनको ना छोड़ा अच्छा युकेश, जब आपकी, मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं ये जानना चाहूँगा, जब आपने अपना भाई खोया, और जो तकलीफ, जो पीड़ा होगी, वो आपसे बेहतर, मतलब बेहतर तो गलत मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपसे बदतर कोई वो नहीं भोगेगा या समझेगा। लेकिन जब ये कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, एक हुँ। बस्तर का पत्रकार, एक सामान्य हुँ, जीवन में रह कर के, बस्तर जंक्शन नाम का इनका यूट्यूब चैनल है, जो मुकेश चलाते थे और युकेश दोनों चलाते थे, अब युकेश उसको चलाते हैं। उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा दर्शकों, मेरी अगर बात मानते हैं तो। बस्तर की कहानियाँ युकेश बहुत अच्छे से समझाते हैं। इनकी मदद होती रहेगी आपके एक सब्सक्राइब से, एक व्यूज से। अ, उस लड़ाई को कैसे लड़ रहे हो, क्या है उसमें, क्या चुनौतियां आ रही हैं? इसमें सबसे बड़ी बात कि अ, हमारा एक संघ है, दक्षिण बस्तर पत्रकार संघ। इसमें ये संघ काफ़ी साथ दे रहा है इस केस में। और दूसरी बात, मैं आपको बहुत मैं मैं कर्ज़दार हो गया हूँ और ये फालतू बात आजीवन मत करो। मतलब ऋणी हो नहीं गया हूँ नहीं मैं। नहीं, ये सब बात नहीं। ये कर्ज़ मैं कभी नहीं नहीं नहीं। उतार पाऊँगा आपका। कि मैं यहाँ पर बैठा, मैं तनुश्री मैम को कॉल किया, जब पता चला कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक के पहुँच गए हैं, पैसे वाले हैं, पहुँचेंगे ही। मैंने उनके बहुत सारे काम रुकवाए नहीं हैं। मैं मीडिया पर ये बोल सकता हूँ, मैं न्यायालय में नहीं बोलना चाहूँगा। क्यों? उसके भी 2 बच्चियाँ हैं, उसका परिवार जो बाहर है, उनको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, क्योंकि उनका तो दोष नहीं है। और जब ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँचते हैं, तो मैं परेशान हो उठा कि अगर किसी एक केस में भी इनको रियायत मिले, तो दूसरी चीज़ों को ये लोग जोड़ लेंगे। मैं सोशल मीडिया पर मदद माँगता हूँ, और तनुश्री मैम और आप आपसे बात करने को बोले, और जब मैं आपसे बात करता हूँ तो चीज़ें एक बार में सुप्रीम कोर्ट में जो है, जो वकील हमको चाहिए थे, आपने
एक बार में कर दिया। वो ये तो खैर ये तो एक पड़ाव है ना, मतलब मैं कोई बहुत महान काम नहीं कर रहा हूँ। मेरे एक पत्रकार साथी हैं, वो देश के किसी भी कोने में हैं, अगर मैं इतना सक्षम हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं करूँगा। मैं उस लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ। वो सुप्रीम कोर्ट में हम लड़ेंगे, मैं बार-बार कहता हूँ, उसको आखिरी दम तक लड़ेंगे। सिंगल बेंच, डबल बेंच, ट्रिपल बेंच, चाहे संवैधानिक बेंच को चला जाए, उसको लड़ेंगे। क्योंकि ये मतलब लड़ाई लड़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि इतिहास में याद रखा जाए कि हाँ ठीक है, किसी की जान गई थी, तो ये ना कहा जाए कि पूरी कौम जो है वो बुज़दिल थी और इसने अपने लोगों अपने अपने साथी की लड़ाई नहीं लड़ी, वो बात नहीं कर। इसमें दादा एक बहुत बड़ा साथ है ना। 10 महीनों तक के ना तो मैं कहीं फील्ड में निकल रहा हूँ, ना ही काम कर पा रहा हूँ। मैं अपने आप मतलब अब मैं इस एक लाइन को मैं 2-3 जगह बोला हूँ। मेरी माँ के गर्भ में 9 महीनों तक मैं कैसे रहा, किस हाल में रहा, मेरे को नहीं पता, मेरे को याद नहीं है। लेकिन मैं एक दुःख के गर्भ में 10 महीने रहा और उस दुःख को अपने सीने में लेकर शायद मैं दोबारा पैदा हुआ हूँ। और जब ये दुःख की घड़ियाँ वो बहुत ज़्यादा कठिन समय जब चल रहा था, वो 10 महीनों का समय, मैं विस्तार न्यूज़ के पूरे इस पूरे संस्थान को और स्पेशली बहुत ज़्यादा संजय भैया और ज्ञानेंद्र दादा को मैं यहाँ पर उनके लिए मैं कितना ही कहूँ, वो कुछ भी नहीं है। उन्होंने बहुत साथ दिया, बहुत मतलब हद से ज़्यादा। इतना कोई बर्दाश्त नहीं करता है, कोई संस्थान इतना बर्दाश्त नहीं करती। 10 महीनों तक आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, फ़ोन तक नहीं उठा पा रहे हैं आप, और वो समझ रहे हैं आपकी इस हालत को। युकेश के घर भी चलूँगा और दिखाऊँगा कि ये भी किस तरीके से रहते हैं, और इनकी बचपन की कहानी भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने सामान्य जीवन नहीं जिया हमारे आपकी तरह। ये किसी सामान्य घर में या सामान्य परिवार में नहीं पैदा हुए, और बहुत आर्थिक तंगी से जूझ करके कैसे इनकी कहानी अपने आप में बहुत वैसी है कि आपको लगेगा कि अरे! इस परिस्थिति में कोई पत्रकार कैसे बन सकता है? ये फ्लैट में या फिर बड़ी-बड़ी लिफ्ट वाली बिल्डिंगों में नहीं रहे हैं। तो मैं इनके साथ एक बार इनके घर भी चलूँगा, ताकि मैं दिखाऊँ, और मैं अपने दर्शकों से अपील करूँगा, मैं अगर इजाज़त देंगे तो मैं इनका कोई क्यूआर कोड लगा दूँगा या फिर कोई इनका नंबर डाल दूँगा, ताकि आप मदद करें इस कानूनी लड़ाई को लड़ने में। क्योंकि मुकेश चंद्राकर सिर्फ़ इनका भाई नहीं था, हम सबका भाई था, और उसने भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए उसकी जान गई, और उसको मार करके सेप्टिक टैंक में डाल दिया था, बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो उस लड़ाई को लड़ने के लिए कानूनी खर्च बहुत आएगा, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में या जहाँ भी पैरवी करनी होगी, वकील रहेंगे। तो उसमें ये मेरे से कभी नहीं कहेंगे, मुझे पता है ये बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। बाकी हम इनके घर चलते हैं, उधर भी देख कर कहते हैं। चलें रूपेश, घर चलें आपके? चलो आ जाओ।